हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और नया चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 हम देखने वाले हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि इसके पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसको हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो से वो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हमने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं हर सब्जेक्ट के। तो हिस्ट्री के साथ साथ जो आगे के ज्योग्राफी वगैरह है वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। आप बस डे टू डे आप बस प्लेलिस्ट चेक करते रहो, वीडियोस चेक करते रहो। और साथ में जो साइंस एंड मैथ्स के भी कंप्लीट चैप्टर्स है महाराष्ट्र बोर्ड के, हर चीज अवेलेबल है वहां पे। आप जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढिए और जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और दोस्तों, हमारा सेकंड चैनल जो है जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी आप जाके विजिट कर सकते हो। उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस डालते हैं रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, तो आप देख सकते हो जाके। और अगर पसंद आएगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और इन केस अगर आपने हमें अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि 1960 के बाद इंडिया में क्या क्या चीजें होने लगी, क्या क्या चेंजेस आने लगे, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जो हुआ था वो लगभग 1947 के बाद ही हो गया था, ये सबको पता हुआ है। एंड 1950 में, 1947 में तो आजादी मिल गई, लेकिन 1950 में 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी संविधान जिसको बोलते हैं, जिसमें नियम कानून लॉज ये सब बहुत सारी चीजें बनाई गई। और आज भी वो संविधान को हम लोग फॉलो करते हैं। इसके लिए तो हम लोग 26 जनवरी 1950 जो चीज हुई थी उसको आज भी सेलिब्रेट करते हैं ना। 26 जनवरी बनाते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस जिसको बोलते हैं हम लोग, रिपब्लिक डे। तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950 में और आज भी हमें फॉलो करना पड़ता है। और जो इंडियन सोसाइटी है इसको एक ऐसा मतलब एक तरीके से ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे विविधताएं हैं, यानी डाइवर्सिटी है। अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक या दो लैंग्वेज बोली जाती होगी, ज्यादा से ज्यादा एक या दो रिलीजियंस होते होंगे, बहुत ही ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक हमारा इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो कि मल्टी कल्चरल माना जाता है, यानी कि इसमें इतने सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर आप नॉर्मली ऊपर ऊपर से जो मेन है, जैसे कि देखोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है ना, ये चार तो मेन हो गए। और भी ऐसे बहुत सारे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे देखा जाए है। और लैंग्वेजेस की तो बात करें तो यार देयर आर लगभग, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में याद दिलाना। तो एग्जैक्टली मैंने कहीं पढ़ा था कि 42 के आसपास शायद ना हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है ना। मैं पता नहीं राइट हो रॉन्ग हूं, लेकिन मैंने कहीं ये चीज पढ़ा था तो मुझे हल्की हल्की याद आ रही है। लेकिन आप लोग मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मुझे भी पता चल जाए एग्जैक्टली और आप लोग को भी पता चल जाए, ठीक है। तो ऐसे इतने सारे लैंग्वेजेस है यार, हिंदी मराठी सिंधी गुजराती पंजाबी राजस्थानी बिहारी, ठीक है ना, भोजपुरी, यार देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। मतलब इंडिया हमारा कितना वास्ट कंट्री है और बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग, कल्चर के साथ साथ अलग अलग लोग, कल्चर्स के साथ साथ लैंग्वेजेस के साथ साथ संस्कृति जो होती है उसके साथ। और एथनिसिटी का मतलब ये होता है पहनावा। आप हर जगह आप देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पहनावा करते हैं। महाराष्ट्र में लोग थोड़ा अलग तरीके से पहनावा करते हैं, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो अलग तरीके से, गुजराती लोग अलग तरीके से पहनते हैं, मारवाड़ी लोग यानी राजस्थानी लोग अलग तरीके से, ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग जो है पहनावा करते हैं। और उनके जो कास्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी खासियत यह है कि सब हम मिलजुल कर रहते हैं। यही तो हमारी इंडिया की संस्कृति है जो बाकी देश से हमें अलग बनाती है यार। इसी बात पे नारा लगा दो जय हिंद का। ठीक है, चलिए तो और आगे बात करें तो ये जो पीरियड था यानी इंडिपेंडेंस के जो बात का पीरियड था, अगर इसकी बात किया जाए तो हमारा जो इंडिया था ये बहुत ही गरीब देश माना जाता है। क्यों गरीब देश? क्योंकि हमारे इंडिया बहुत पहले से अमीर था, वेल्दी था, लेकिन ये जो अंग्रेज थे, ये जो मुगल्स थे, अरब्स थे, टर्किश लोग थे, ये सब आके हमारे इंडिया से जो खजाना था, वेल्थ जो था वो लूट लूट के चले गए थे यार। हमारे इंडिया बेचारी क्या हो गई थी, कंगाल हो गई थी। जो लोग थे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता था, गरीबी का सामना करना पड़ता था, ये सब बहुत सारे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो वो टाइम पे ये हुआ कि कैसे हम हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, कैसे हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स जो थे थोड़े बहुत, जो हमारे लाइक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स थे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब चीज के ऊपर ध्यान दिया गया। और हमारी इंडिया से पुअर्टी यानी गरीबी को कैसे हटाया जाए, ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। फिर धीरे धीरे क्या कराया गया, ऑब्वियसली सबको पता है, इलेक्शंस करवाए गए। तो जैसे इलेक्शंस करवाए गए तो आपको पता है कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट किए थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, हमारी धीरे धीरे इंडिया जो है अलग अलग तरीकों में आगे बढ़ने लगी, डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से। फिर जो सबसे पहला जो शेड्यूल जो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हो इवेंट्स आफ्टर 1960 है, तो हमें सबसे पहला चीज जो पढ़ना है 1960
के बारे में, यानी 1960 के आसपास हमारे देश में क्या हुआ था, ठीक है ना, 1960 जो ईयर था इसमें हमारे इसमें क्या हुआ था। तो बेसिकली बात किया जाए तो ये जो डिकेड था, यानी कि डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल का जो पीरियड था 1960 से 1970 के बीच का जो पीरियड की अगर मैं बात करूं, इस दौरान क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे इंडिया में क्रिएट हुआ था। क्योंकि देखो इंडिया नया नया आज़ादी हुआ था इंडिया का, और आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रही थी कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस प्रकार लोग डेवलप करने चाहिए, इकोनॉमिक पावर कैसे बढ़ाया जाए, पॉलिटिक्स को कैसे आगे लेके जाया जाए, हमारी इंडिया को कैसे वर्ल्ड में शामिल किया जाए ताकि हम भी एक पावरफुल कंट्री बन सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी एंड इसके ऊपर बहुत सारी सोच विचार होने लगी। और वही टाइम पे क्या हुआ कि जो रीजन थे जिसका नाम था गोवा, दीव और दमन, ठीक है ना, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ स्पेशली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो गोवा हो गया, दीव हो गया और दमन हो गया। आपको सभी को पता है ये कहां पे है, गोवा तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। दीव दमन इज आल्सो ए यूनियन टेरिटरी। तो ये पहले ना पोर्तुगीज के कब्जे में था। पोर्तुगीज पुर्तगाल जो आए थे हमारे इंडिया पे कब्जा किए थे, इंडिया पे मतलब कुछ कुछ जगह पे कब्जा किए थे। तो उसमें से ये 3 जगह को फ्री कर दिया गया था लगभग 1960s के आसपास। यहां पे इंडियन फेडरेशन में शामिल हो गया था, यानी हमारे इंडियन गवर्नमेंट में ये जो राज्य थे, ये जो स्टेट थे वो शामिल हो गए थे। और हमारे पोर्तुगीज जो थे वो सारे, वो जो जितने भी थे सारे क्या हो गए थे, एक तरीके से छोड़ के चले गए थे। करेक्ट है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यही दौरान क्या हो गया था कि हमारे इंडिया और चाइना में, आपको पता है चाइना आज भी हमसे खुश नहीं है या फिर हम उनसे खुश नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो हुआ ये था नॉर्मली कि यार ये जो गोवा, दीव, दमन पोर्तुगीज से तो हमने आजाद करा लिया और एक तरीके से पोर्तुगीज जो भी सारे थे वो क्या हो गए, छोड़ के चले गए। अब नेक्स्ट यहां पे बात यह आती है कि इंडिया और चाइना के बीच में भी वो टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था। टेंशन मतलब किस बात का, एक तरीके से तनाव बोलते हैं ना हम लोग, लड़ाइया वाला। तो वैसा तनाव चल रहा था और वो हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जैसे कि हम लोग आज के दिन में LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बोलते हैं, तो वो टाइम पे एक मैकमोहन लाइन हुआ करता था। ठीक है, मैकमोहन लाइन के आसपास बहुत ज्यादा तनाव वगैरह चल रहा था। और इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो तनाव चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा था, इसके वजह से क्या होने लगा दोस्तों, यहां पे एक वॉर की गई। यानी कि 1962 में, 1962 आपको पता है, सबको पता है दोस्तों, 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है ना, और ये रीजन कहां पे लड़ाई गई थी, मैकमोहन लाइन के रीजन के आसपास। ये आपको याद रखने में आसानी होगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं। तो मैकमोहन जो लाइन है वहां पे नॉर्थ साइड में, तो यहां पे के आसपास के रीजन में ये लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे ही आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस जैसे ही हो गया, तो अपने जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। एंड वो जो थे एक आर्किटेक्ट थे। क्यों आर्किटेक्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी लेके आए। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बाहर से आना चाहते हैं, मतलब घूमने के लिए नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, हमारे साथ व्यापार करने के लिए एंड बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ने के लिए हमारा साथ देते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी कौन लेके आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे एंड उनको ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पहले से प्रेजेंट थे। तो उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी इंडिया में फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से माना जाता है कि स्टार्ट के दिनों में, यानी कि जो इंडिया का जब स्टार्ट का दिन था, तो उसमें हमारे इंडिया को डेवलप कराने में, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में थोड़ा सा डेवलपमेंट कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में, ठीक है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी कि डेथ हो गई। तो 1964 में जब डेथ हो गई, तो उसके बाद कोई तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, यहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है ना, बनाया गया। कहां पे, 1965 में। ठीक है, 1965 में, सॉरी 1964 के बाद ही जैसे इनका देहांत हुआ तो इनको बना दिया गया, यानी लाल बहादुर शास्त्री को क्या बना दिया, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लगभग इंडिया और पाकिस्तान में भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग के दिनों में हमारा बहुत सारे कंट्री से थोड़ा कंफ्लिक्ट था। चाइना के साथ तो था, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था ना वो टाइम पे 1947 के आसपास। तो बहुत ज्यादा तनाव हो गया था, जिसके वजह से क्या हो गया था कि 1965 में क्या हो गया था, हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी। किसके वजह से लड़ाई हुई थी, कश्मीर इश्यू की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान क्या बोलता था, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो तो हमारा पहले से ही था। इंडिया, कश्मीर तो हमारा इंडिया का ही पार्ट है ना, लेकिन पाकिस्तान बोलता था कि नहीं, हमारा कश्मीर जो है वो हमको दे दो। तो इसके वजह से 1965 में लड़ाई लड़ी गई थी, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रखना 1962 में कहां गया, 1962 में चाइना के साथ लड़ा गया था, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो सोवियत नेशन था वो टाइम पे, जो रशिया वगैरह इंक्लूड थे, सोवियत नेशन एक आपको पता है ना, एक बड़ा सा नेशन था सोवियत नेशन, बाद में अलग हो गया रशिया एंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में डिवाइड हो गया। लेकिन क्या हो गया कि जो सोवियत नेशन था वो बीच में आने की कोशिश किया कि पाकिस्तान और इंडिया में सुलह करवा सके एंड बीच में आने की कोशिश किया था वो टाइम पे। लेकिन वो टाइम पे जो हमारे शास्त्री जी थे, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। आपको याद होगा ये चीज बहुत फेमस डायलॉग है, जय जवान
और जय किसान, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका मतलब ये था कि जो सोल्जर्स हैं उनकी भी जय करनी चाहिए और जो किसान हैं इनकी भी जय करनी चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स हमें फाइट, जो दुश्मन होते हैं हमारे उनसे फाइट करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की एक तरीके से प्राइड को बढ़ाते हैं। और जो किसान है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अन्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा है। तो इसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज दिया और खासकर हमारे इंडियन फार्मर्स और इंडियन सोल्जर्स की बहुत ज्यादा तारीफ की थी 1965 में, क्योंकि यहां पे हमें जीत हासिल हुई थी 1965 में, ठीक है ना, पाकिस्तान से लड़ाई करके। उसके बाद क्या हुआ कि लाल बहादुर जो शास्त्री थे उनकी भी देहांत हो गई लगभग 1960 में, यानी कि 1964 में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद भी किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। तो उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर जो बनी दोस्तों वो कौन बनी, इंदिरा गांधी, जो कि बहुत फेमस रही, आप सभी को पता होगा इनका नाम। तो इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी गई कहां पे, 1966 के बाद, ठीक है। तो 1966 के बाद यहां पे मतलब 1966 के ईयर में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और उनका एक तरीके से बहुत ज्यादा नाम इसलिए भी हुआ क्योंकि उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था वो काफी स्ट्रांग था, यानी कि वो बहुत अच्छे से क्या कर पाती थी दोस्तों, डिसीजन ले पाती थी, ठीक है ना। डिसीजन जो था कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो बहुत सही से डिसीजन ले पाती थी। उनका एक बहुत अच्छा रोल था उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत दिमाग वाली प्राइम मिनिस्टर माना जाता था। नॉर्मली हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली, तो काफी अच्छा उन्होंने एक तरीके से ये जो रोल था प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत ही अच्छे से निभाया था। और जिसमें बैंक्स को नेशनलाइज करना, यानी कि देखो बैंक्स पहले प्राइवेट हुआ करते थे, कोई सोच नहीं सकता था कि बैंक को भी नेशनलाइज किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट के अंडर में किया जा सकता है। लेकिन हमारे इंदिरा गांधी के जो योगदान था और उनके बदौलत, यानी कि उनका जो ज्ञान था उनके बदौलत जो बैंक्स थे उसको नेशनलाइज किया गया था। और जो पेंशन स्कीम था, जो प्रिंसेस जो होते थे, जो राजा महाराजा के जो प्रिंसेस होते थे, उनको पेंशन जो पहुंचाने का जो पहले रिवाज चलता था उसको बंद कर दिया, क्योंकि यार फुकट में हम पैसा नहीं दे सकते किसी को, करेक्ट है। तो यहां पे जो डिसीजन था ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो सबसे पहले बैंक को नेशनलाइज करना, दूसरा जो पेंशन था प्रिंसली स्टेट्स को देना, प्रिंस को देना, ये सब चीज उन्होंने बंद कर दिया। और यही टाइम के दौरान क्या हो गया कि एक तनाव ये भी क्रिएट हो गया था। आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान वेस्ट में जो है, हमारे वेस्ट में जो पाकिस्तान है और ईस्ट में एक बांग्लादेश, आपको पता होगा। तो पहले वो ईस्ट में जो बांग्लादेश था वो भी हमारा पाकिस्तान ही था अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो था ही, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इस तरीके का पाकिस्तान था, ठीक है ना। और इसके पीछे का स्टोरी आपको पता ही है कि जहां पे ऐसा बोला गया था जब हमारा डिपार्चर हो रहा था, यानी कि एक तरीके से जब डिवाइड हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो इस प्रकार किया गया था कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो इलाका जो रहेगा वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तो वेस्ट साइड जो था, पंजाब के वेस्ट साइड जो था वो पाकिस्तान कर दिया गया, और जो कोलकाता के वो साइड था यानी बंगाल के वो साइड जो था उसको भी पाकिस्तान कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान इससे खुश नहीं था। तो और जो वो टाइम पे जो लोग थे ना, बहुत ज्यादा एक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, यहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां वगैरह, तनाव वगैरह बहुत डेवलप हो गया था, जिसके वजह से जो ईस्ट में जो पाकिस्तान था वो अपने आप को अलग करना चाह रहा था पाकिस्तान से और अपना एक अलग से कंट्री बनाना चाह रहा था। एंड उसी की वजह से हमारे इंडिया ने जब साथ दिया तब जाके वो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है उसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, तो लड़ाइयां लड़ी गई एंड फिर जो है उसको अलग कर दिया गया। और क्या बना दिया गया दोस्तों, उसको बना दिया बांग्लादेश। इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, फिलहाल मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज बताया। और ये जो मूवमेंट था दोस्तों ये बहुत ज्यादा, तो ये मूवमेंट को लीड किया गया था शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए मुक्ति बहिनी एक मूवमेंट चलाया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था मुक्ति बहिनी नाम का। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, इसमें एक दिक्कत ये भी हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान में जब बहुत सारे जब भी कंफ्लिक्ट चल रहे थे तो वो टाइम पे बहुत सारे रिफ्यूजीज यानी बाहर से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है आ रहे थे, जिसके वजह से हमारे इंडिया में भी काफी ज्यादा तनाव हो गया था। और जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा टेंशन एंड दबाव आ चुका था वो टाइम पे, ठीक है। तो ये सब चीज हुआ था किसके अंदर, 1960s के दौरान में, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इतने सारी चीजें किसमें हुए, 1960 में हुए। अब हम लोग को पढ़ना है 1970s में क्या हुआ। लेकिन ये जो 1970s या फिर उसके आगे 1980s में क्या हुआ, 1990s में क्या हुआ, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आज नहीं, ये पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज पहला लेक्चर था सेकंड चैप्टर का, इसको आराम से ही रखना है, ज्यादा और डिटेल में नहीं जाना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करूंगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज कवर की, क्या क्या हुआ था 1960s के आसपास 1970s के बीच में, तो उस 1970 के बाद क्या हुआ, ये सब चीज भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूं। तो कैसा लगा है दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।